क्षितिज हिंदी काव्यखंड चंद्रगहना से लौटती बेर के भावार्थ आप समझेंगे। पंक्तियां हैं। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का, सचकर खड़ा है पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही जो छुए या दूर हृदय का दान उसको। इसका भावार्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि के द्वारा ग्रामीण परिवेश और खेत खलियान का सुंदर चित्रण किया है तथा चना और अलसी के पौधे का अद्भुत मानवीयकरण किया गया है, यानी उनको मानव के रूप में प्रस्तुत किया है। कवि कहते हैं कि वे चंद्रगहना नामक गांव देखकर आ गए हैं। लौटते हुए जब वे खेत की मेड़ पर बैठकर आसपास के प्राकृतिक दृश्य पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो उन्हें खेतों में लगे चने के पौधे दिखाई देते हैं। कवि चने के पौधों का बेहद जीवंत मानवीकरण करते हुए कहते हैं कि महज एक बीते के बराबर यह हरा चना जो नाटे कद का है, नाटे ने छोटे, खेतों में लहलहा रहा है। चने के पौधे के ऊपरी हिस्से पर गुलाबी रंग के जो फूल खिले हैं वह किसी पगड़ी के समान दिख रहे हैं। मानो ऐसा आभास हो रहा है जैसे कोई दूल्हा पगड़ी पहनकर सज धज कर खड़ा है। आगे कवि कहते हैं कि पास में ही चने के पौधे के साथ साथ अलसी का पौधा भी उगा हुआ है जो बेहद पतली है। अलसी के पौधे का पतला होना और हवा के झोंके से उसके हिलने की प्रक्रिया को कवि ने देह यानी शरीर की पतली और कमर की लचीली कह के अलसी को संबोधित किया है। कवि ने बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत पंक्तियों में अलसी के पौधे को नायिका का प्रतिरूप बना दिया है। कवि के अनुसार अलसी के पौधे के ऊपरी भाग में नीले रंग के फूल खिले हैं, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो अलसी के पौधे अपने हाथों में फूल लेकर नायिका के रूप में कह रही हो कि जो उसके प्रेम रूपी फूल को लेगा या स्वीकार करेगा वो उसको अपना दिल दे देगी, अर्थात उस पर अपने प्रेम को न्योछावर कर देगी। आगे की पंक्तियां हैं। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अचल हिल रहा है, इस विज में न दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है कि कवि चंद्रगहना से लौटती बेर में कहते हैं कि खेतों के प्राकृतिक सौंदर्य की तुलना कवि ने विवाह के मंडप से किया है तथा गांव की प्राकृतिक सौंदर्य को व्यापारिक शहर की तुलना में ज़्यादा बेहतर और मनोरम माना है। कवि कहते हैं कि चने और अलसी के पौधे के बीच सरसों की तो पूछो ही मत,
वो तो और भी सयानी हो गई है। सरसों पर पीले रंग के फूल के खिलने से ऐसा मालूम पड़ रहा है जैसे वह हल्दी लगाकर दुल्हन का रूप धारण करके खेत रूपी मंडप में बैठी है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे फागुन का महीना स्वयं फाग यानी होली के गीत गाता हुआ आ गया हो। कवि आगे कहते हैं कि उक्त मनोरम दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है जैसे स्वयंवर या विवाह हो रहा है। कवि के मन में भी प्रकृति के प्रति अनुराग की भावना जागृत होने लगती है। अनुराग यानी प्रकृति के प्रति प्रेम। कवि को लगता है कि गांव की हरियाली और मनोरम दृश्य उस नगर में बहुत अच्छा और सौंदर्य से भरा है, जो नगर सिर्फ व्यापार और ऊंची ऊंची इमारतों का प्रतीक बनकर रह गया है। आगे की पंक्तियां हैं, और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरिया, नील तल में जो उगी है घास भूरी, ले रही वो भी लहरिया। एक चांदी का बड़ा सा गोला खंबा आँखों को है चमकाता, है कहीं पत्थर किनारे, पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इनका भावार्थ है, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि वे जहाँ पर बैठे हुए हैं वहीं पर एक पोखर या तालाब भी स्थित है, जिसमें लहर हिलकोरे ले रही है। वहीं बगल में खुले आसमान के नीचे भूरी घास भी उगी हुई है, जो हवा के झोंके से हिल रही है। सूर्य की किरणें जब तालाब के पानी में पड़ती है तो उसका प्रतिबिंब पानी पे एक चांदी के खंबे के समान प्रतीत होता है, जो कवि की आंखों में भी चमक रहा है। कवि आगे कहते हैं कि तालाब के किनारे कई पत्थर भी पड़े हैं। जब तालाब की लहरें पत्थरों को भिगोते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है मानो पत्थर भी चुपचाप पानी पी रहे हैं। पर कवि के अनुसार अब तक उन पत्थरों की प्यास नहीं बुझी है। वे कह रहे हैं कि जाने कब तक उनकी प्यास बुझेगी। अगली पंक्तियां हैं, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले को डालता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के चपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। ओ यहीं से भूमि ऊंची है जहाँ से रेल की पटरी गई, ट्रेन का टाइम नहीं, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि तालाब में कुछ बगुले भी हैं जो दिखने में बिल्कुल शांत और स्थिर लगते हैं, परंतु जो ही कोई मछली उन्हें पानी में नजर आती है वे बगुले तुरंत अपनी चोंच पानी के अंदर डालकर मछली को निगल जाते हैं। कवि आगे कहते हैं कि एक सफ़ेद पंखों वाली चिड़िया जिसका माथा या सिर काले रंग का होता है, वह तालाब के ऊपर से मंडराते हुए तालाब के पानी में एकाग्रता पूर्वक ध्यान रखती है। जैसे ही उसे कोई मछली नजर आती है
वह फौरन टूट पड़ती है मछली पर और अपने पीले रंग के चोंच में दबाकर खुले आसमान की तरफ उड़ान भर लेती है। तत्पश्चात कवि कहते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहीं से भूमि ऊंची उठी है, अर्थात कवि का तात्कालिक स्थान ऊंचाई पर स्थित है। वहीं पर से रेल की पटरियां गुजरती है जहाँ पर कवि ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, किंतु अभी ट्रेन आने का समय नहीं हुआ है। आगे कवि कहते हैं कि ट्रेन के देरी होने पर मुझे कोई अफसोस नहीं है। कवि वहाँ बिल्कुल स्वतंत्र है। वे प्राकृतिक सुंदरता और मनोरम दृश्य का मजा ले रहे हैं, जबकि शहरी इलाकों में ऐसी हरियाली का अभाव पाया जाता है। आगे की पंक्तियां हैं। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि चित्रकूट की पहाड़ियाँ जो थोड़ी चौड़ी और ऊंची है वो दूर तक फैली है। कवि आगे कहते हैं कि उन पहाड़ियों के बंजर भूमि पर केवल रीवा नामक कटीले और भयानक दिखने वाले पेड़ लगे हुए हैं। अगली पंक्तियां हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीता, उठता गिरता सारस का स्वर टीटो टीटो, मन होता है उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहाँ जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है। कवि उस प्राकृतिक वातावरण में गूंजती सुग्गे यानी तोते और सारसों की मीठी आवाज़ से प्रभावित है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि वनस्थली में तोते का स्वर गूंजता है टें 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 टें, तो वे आनंदित हो उठते हैं। वे तोते के मीठे रस भरे ध्वनियों का हिस्सा बनने को व्याकुल हो उठते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि जब उस वनस्थली में सारस का स्वर गूंजता है टीटो टीटो, तब वास्तव में मेरा मन करता है कि मैं भी पंख फैलाकर सारस के संग उड़ जाऊं और उस हरे भरे खेत में पहुंच जाऊं जहां सरसों की जोड़ी प्रेम के गीत सारसों की जोड़ी प्रेम के गीत गा रहे हो, वहीं कहीं छुप छुप कर सारसों की प्रेम कहानी सुन लो। अतः कवि को उस प्राकृतिक वातावरण और वहाँ पर प्रकृति के बेहतरीन कृतियों से लगाव हो गया है, जिसे छोड़कर आगे बढ़ना उन्हें कतई मंजूर नहीं था।